Hello and welcome back to Smart Prep Net. लास्ट वीडियो लास्ट दो वीडियोस में हमने जो इन्वायरमेंटल साइंस के पीवाईक्यू हम देख रहे थे कैसे कैसे सवाल आते हैं और उसके आंसर्स। तो हमने पहला यूनिट खत्म कर लिया था, फंडामेंटल्स। नाउ जो सेकंड यूनिट है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, पेपर 2 में। तो हम देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये शायद इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, अराउंड 90 क्वेश्चन का आंसर है, 85 to 90 के बीच में टोटल इन फ्रॉम 2021 से 25 तक, 24 दिसंबर 24 साइकिल तक। तो अब इसमें हम मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये 3 पार्ट में रखना पड़े हमें, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। लेट्स सी कैसे जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। आई होप कि आप सब अच्छे हैं, यू आर डूइंग वेल, ठीक है। बाकी जैसा भी हो आप इसको देखें, अगर आपको सही लगता है ठीक है, या फिर इम्प्रूवमेंट जो की जा सकती है, ठीक है, प्लीज सजेस्ट अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले सिलेबस तो हमने फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस के इसके पीवाईक्यू देख लिए। अब हम आते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के। हो सकता है कुछ कुछ इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जो कि 6 यूनिट के भी हो, एक दो, जैसे कि ओवरलैपिंग है, कुछ कुछ पॉइंट यहाँ है, कुछ कुछ वहाँ है। तो देखते हैं। तो उसको हमने यहीं पे क्लब कर दिया, थोड़े एक कुछ ही सवाल है, एक दो, बाकी तो जो है सो। तो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में देखेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके सिलेबस में क्या क्या है, तो इसमें है पहले कि फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री है, गिब्स एनर्जी है, केमिकल पोटेंशियल है, केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, solubility ऑफ गैसेस इन वाटर है, कार्बोनेट सिस्टम है, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन है, रेडियो आइसोटॉप्स है। तो क्या है ना कि सिलेबस बहुत बार तब दिमाग में रहता है ना, लाइक कि आई विल नॉट से कि एकदम कम्प्लीटली मेमोराइज, बट अराउंड 60 to 70% आइडिया हो। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत इजी हो जाता है, यहाँ ये सवाल यहाँ से है, ये सवाल यहाँ से है। तो ये भी हेल्प करता है चीज़ों को, ठीक है। ये बेसिक इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि वी कम टू नो कि हाउ रिएक्शन, ठीक है, किस डायरेक्शन में रिएक्शन है, एनर्जी चेंजेस क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर जो सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस, ये सब वाटर केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं कि कैसे बैलेंस बना रहता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। उसके बाद आता है सेकंड, कंपोजिशन ऑफ एयर। इसको मेनली हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, ठीक है। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, पार्टिकल्स, आयंस, रेडिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, केमिकल स्पेसिएशन है, केमिकल प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ inorganic and organic particulate matter, thermochemical and photochemical reactions in the atmosphere, oxygen and ozone reaction, photochemical smoke। तो ये बेसिक हमें जानना है कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, उनके रोल्स क्या क्या हैं। सेकेंड हमें जानना है कि उसमें जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, हाउ दे रिएक्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग पार्टिकुलेट मैटर। तीसरा हमें जानना है कि ओजोन डिप्लीशन से क्या रिलेटेड है, एयर पोल्यूशन क्या है, स्मोक फॉर्मेशन क्या है, ये सब। उसके बाद आता है तीसरा, ठीक है, जो हाइड्रोस्फीयर या फिर वाटर केमिस्ट्री कह सकते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीओ है, डीओ बीओडी सीओडी है, सेडिमेंटेशन है, कोगुलेशन है, फोकलेशन है, फिल्टरेशन है, पीएच और रिडॉक्स पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे कि जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो गया कि भाई जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स है उनके थ्रू वाटर कैसे मूव करता है, क्या क्या उसमें क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं। फिर ये वाटर क्वालिटी को दिखाता है, डीओ बीओडी सीओडी। फिर ट्रीटमेंट के जो प्रोसेसेस हैं वो ये हैं कि ये ट्रीटमेंट तो बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है कि वाटर कहाँ कहाँ है, क्या क्या सॉल्व सब्सटेंसेस उसमें होते हैं, वाटर में क्या क्या क्वालिटी दिखाता है। फिर अगर क्वालिटी खराब है तो उसको ट्रीटमेंट का प्रोसेसेस क्या क्या है,
तो ये इस तरह के हैं। उसके बाद आगे ये सॉइल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर। तो ये तो हमें ये जानना है कि न्यूट्रिएंट्स और पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हैं सॉइल में। और दूसरा क्या है कि जो डिफरेंट साइकिल्स हैं, ठीक है, जो एसेंशियल हैं इकोसिस्टम बैलेंस को बनाए रखने के, उनके प्रोसेसेस क्या हैं, वो साइकिल कैसे कंटिन्यू करता है, उसमें कौन सा स्टेप पहले होता है, ठीक है, रिजर्वायर पूल से कैसे पहुंचता है सब कुछ, फिर से वापस रिजर्वायर पूल में, ठीक है, कौन कौन से माइक्रोब्स उसमें होते हैं, ठीक है। उसके आगे फिर आ गया टॉक्सिक केमिकल्स। तो टॉक्सिक केमिकल्स में हमारे आ गया पेस्टिसाइड्स, इनके क्लासिफिकेशन, क्या इफेक्ट्स क्या हैं, बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, हेवी मेटल के जैसे कैडमियम है, लेड है, क्रोमियम है, ये सब जो है, आर्सेनिक है मेटेलाइट्स में, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, पैन है, वीओसी है, पॉप है, पीओपी है, कार्सिनोजेंस है। तो ये सब का क्या क्या यूज है, मतलब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि जो पेस्टिसाइड्स केमिकल्स उनके क्लासिफिकेशन क्या है, सोर्सेज क्या है, फिर उसके इफेक्ट क्या है इन्वायरमेंट या हेल्थ पे। तो मेनली ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं कि अगर हमारा ये सब चीजें बढ़ रहा है इन्वायरमेंट में, तो उसका हमारे ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, मोस्टली ये हमें जानना है। उसके बाद आगे एनालिटिकल मेथड्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मेथड, ठीक है, टाइट्रीमेट्री हो गया, ग्रेविटीमेट्री हो गया, बॉम्ब कैलोरीमेट्री हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, उसमें कई तरह के जो क्रोमेटोग्राफी होते हैं वो पढ़ने हैं। उससे सवाल आते हैं, फ्लेम फोटोमेट्री है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो एक सारे ये सब चीजों से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत टफ भी नहीं आते हैं कि यू नीड टू हैव टू सॉल्व ऑल दीज थिंग्स, नहीं। अब इसमें क्या क्या है इम्पोर्टेंट, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लैरिटी नहीं होगी तो टॉपिक्स की तो क्वेश्चन मोस्टली हम गलत करके आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसी चैप्टर से काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो हमें उसका भी आइडिया होना चाहिए। ये सबसे जरूरी है क्लैरिफिकेशन, टॉपिक से बीच में थोड़े से थोड़े डिफरेंसेस हैं, उसके आधार पर कई बार हम गलत कर जाते हैं, तो इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। तो पहला ये रहा, ये तो 2021 का है। तो ये क्या है, ये मेथड है, और इधर एस्टिमेशन किस कैसे करते हैं। तो एक्सरे फ्लोरेसेंस मीटर है, ये क्या है, तो इसका ये क्या है, ये एक एक्सरे फ्लोरेसेंस क्या है मीटर, एक ये क्या बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिटिकल टेक्निक है। ये हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। और ये किस लिए यूज होता है, तो एलिमेंटल कंपोजिशन किसी मैटर के जानने के लिए, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। उसके आगे क्या है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल माइक्रो बैलेंस है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल माइक्रो बैलेंस है, ये भी काफी सेंसिटिव टेक्निक है। इसका क्या करते हैं, इसका जानने के लिए कि पर्टिकुलेट मैटर का, ठीक है, मास ऑफ पर्टिकुलेट मैटर का जानने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, इसको FTIR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या करता है, केमिकल बॉन्ड जो मॉलिक्यूल से बनते हैं उसको जानने के लिए। उसके आगे है नेक्स्ट लेजर माइक्रोब मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसका काम क्या है, तो इसका काम है एलिमेंटल या फिर आइसोटोपिक कंपोजिशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक सैंपल्स के बारे में जानना, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज करता है, हेट्रोजेनस सैंपल। तो हमने क्या पढ़ा कि इनऑर्गेनिक करता है, इसका ये हो गया। एक्सरे फ्लोरेसेंस मीटर, इसके बारे में पढ़ा था एलिमेंटल एनालिसिस, तो ये हो गया। क्वार्ट्ज क्रिस्टल माइक्रो बैलेंस के बारे में पढ़ा कि ये पार्टिकुलेट मैटर में काम करता है, तो इसका ये हो गया। और उसके बाद फिर एफ टी आई आर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, तो ये काम क्या करता है, ये फंक्शनल ग्रुप में काम करता है।
तो ए का 4, ए का सॉरी 3, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो ये सही है। अब जैसे कि फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी जान जाते हैं कि क्या होता है। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं विद इन मॉलिक्यूल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन की, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप हो गए, एमिनो ग्रुप्स हो गया, ये सब। इनऑर्गेनिक कंपाउंड पता है, मल्टी एलिमेंट एनालिसिस पता ही है, पार्टिकुलर मैटर पता ही है कि जो सॉलिड और लिक्विड सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं सस्पेंडेड एयर में, एरोसोल्स, डर्ट, सूट, स्मोक। आंसर इसका थर्ड है। यहाँ पे जो भी मैंने डिस्कस किया वो सब डिटेल में लिखा हुआ है, तो यू कैन रीड, यू कैन टेक नोट्स फ्रॉम हेयर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। तो कैडमियम है, क्या क्या पॉल्यूटेंट है, उसके हेल्थ इफेक्ट से मैच करना है बस। ठीक है, कि किसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे, मतलब हेल्थ इफेक्ट क्या क्या है। तो डाइऑक्सिन है, तो ये तो हाईली टॉक्सिक पीओपीज है, डाइऑक्सिन। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो इसके कारण क्या होता है, डाइऑक्सिन के कारण क्या होता है, तो डाइऑक्सिन के कारण हमारे अंदर, ठीक है, सीवियर एक्ने जैसा चीज हो जाता है। ठीक है, सीवियर स्किन, ठीक है, जिसको क्लोरो एक्ने बोलते हैं, तो वो होता है डाइऑक्सिन के कारण। उसके आगे, उसके बाद क्या है, कार्बोफुरान है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा है जो कि नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ये पॉल्यूटेंट। ठीक है, ये क्या करता है, कार्बोफुरान हमारे नर्वस सिस्टम को, न्यूरोट्रांसमिशन को इफेक्ट करता है, सॉरी कार्बोफुरान। और बेंजोरोपायरिन क्या करता है, तो बेंजोरोपायरिन जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना ऑर्गेनिक मैटर का, तो ये निकलता है। ठीक है, तो बेंजोरोपायरिन क्या करता है, तो कैंसर करता है। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो हमारा आंसर क्या होगा, लास्ट होना चाहिए। हम्म, उसकी भी डिटेल सब यहाँ पे मेंशन किए हैं। देखिए, अगर किसी को लगे कि मैं स्लो जा रहा हूँ, तो यू कैन इंक्रीज स्पीड 1.25x और 1.5x अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। ठीक है, बट थोड़ा स्लो स्लो इसलिए जा रहा हूँ कि मे बी कुछ लोग के लिए बिल्कुल नया हो, लाइक कि, तो उन्हें समझना थोड़ा सा आसान हो जाए इसका। उसका क्वेश्चन क्या है, विच केमिकल फॉर्म ऑफ मर्करी इज कम्प्लीटली वाटर सोल्यूबल, कौन सा है, तो इसका सिंपल सा आंसर है मोनोमिथाइल मर्करी। ठीक है, ये होता है जो कि वाटर सोल्यूबल, एलिमेंटल जितने होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, उनकी सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, डाई मिथाइल भी होता है सोल्यूबल, लेकिन मोनोमिथाइल से कम ही होता है। उसके बारे में जो डिटेल्स है सब दिए हुए यहाँ पे, इसलिए डिटेल्स में पढ़ना कि अगर आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि डिटेल्स पता हो, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम दे, मतलब नेक्स्ट पेपर जब भी दें जून में होने, तो हो सकता है इसमें से जो हो एक ऑप्शन उसका क्वेश्चन में हो, या इस साल का ऑप्शन से क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन से ऑप्शन बना, ऐसा कुछ रहता है सिस्टम कुछ क्वेश्चन, इसलिए पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन सोल्यूशन ऑफ 0.1 in NaOH at 25 डिग्री, तो कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, तो H प्लस है, H प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये किसी सोल्यूशन में, जो कि एसिडिटी भी डिटरमाइन करता है कि एसिडिटी क्या है, H प्लस आयन। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हम सिंपल सा इसको निकालेंगे। हमें पता है टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है, द आयन
तो आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, ठीक है। द आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो कि KW होता है, ठीक है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और ये 25 डिग्री पे कितना होता है, 10⁻⁻⁴, ठीक है। ये तो बेसिक जानकारी हुई। अब किसको करेंगे, तो हमें H+ पता है, बट यहाँ पे क्या है, OH दिया है, तो हम OH का निकालेंगे, ठीक है। अगर H का होता तो हम चुपचाप pH लिख लेते, इक्वल टू कर लेते एथ लॉग, ठीक है, H+, और जो वैल्यू है ये 0.1 रख के कर लेते। बट यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पूछा है POH, POH पूछा है, तो POH फिर क्या हो जाता है, माइनस लॉग, ठीक है, OH माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग, ठीक है, 0.1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो एक चीज हम जानते हैं कि pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 होता है। तो pH तो हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, +1 इक्वल्स टू 14, तो pH हमारा इससे कितना आ जाएगा, 30, तो H+ कितना आ जाएगा, जो निकालना है हमें कंसंट्रेशन, तो वो हो जाएगा 10⁻⁻13 m। तो ये कौन सा आ रहा है, 2 नंबर, ये सही है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक। तो बहुत इजी है, बस हमें पता होना चाहिए pH प्लस pH का होता है 14, ठीक है, और ये लॉग, ठीक है। कई बार वैल्यू दिया रहता है, कई बार नहीं दिया रहता है, लेकिन कुछ कुछ बेसिक लॉग हम जान जाएं तो ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आंसर थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, which of the following is not a molecular method for identification of microbial population from sorry, ठीक है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन फ्रॉम है, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक, फ्रॉम सॉइल और वाटर होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूलर मेथड नहीं है आइडेंटिफिकेशन का माइक्रोबियल पॉपुलेशन सॉइल और वाटर से, ठीक है, कौन सा मेथड नहीं है, मॉलिक्यूलर मेथड नहीं है। तो जो MPN है, MPN मतलब मोस्ट प्रोबेबल नंबर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, तो ये तो स्टैटिस्टिकल मेथड है एस्टिमेट करने का, कि कोई भी एस्टिमेट किस चीज़ का, तो हम माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का सैंपल में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एस्टिमेट करने का ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, और ये कल्चर टेक्निक से होता है, ना कि मॉलिक्यूलर एनालिसिस, ठीक है। तो ये नहीं है, तो मेरे अपने हिसाब से आंसर तो हमारा आ गया ये, बट बाकी भी देख लेते हैं। ये RNA सीक्वेंसिंग है, ठीक है, राइबोसोमल RNA का सीक्वेंसिंग करते हैं, तो उसको एनालाइज करते हैं राइबोसोमल RNA का, तो ये मॉलिक्यूलर मेथड के थ्रू होता है। उसके बाद RT-PCR है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बहुत सारे लोगों ने कोविड के दौरान RT-PCR टेस्ट किया था, ठीक, ये भी RNA मॉलिक्यूल को क्वांटिफाई करने के लिए यूज हो करते हैं, RNA वायरसेस को मिलने करने के लिए। फिर PCR है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो इसका उपयोग करते हैं पैथोजन डिटेक्शन, ये सब के लिए, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मेथड है ये तीनों, और MPN नहीं है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी है, यू कैन रीड। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड मटेरियल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है कंपाउंड या मटेरियल कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ से बनता है, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसमें की इस मेथड का यूज हम करते हैं। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पहला ऑप्शन दिया है, तो इसका मेनली यूज करते हैं सरफेस टोपोग्राफी जानने के लिए या मॉर्फोलॉजी जानने के लिए, ठीक है, सैंपल का, ना कि ये हमें बताएगा स्ट्रक्चर।
फिर है एक्सरे फ्लोरेसेंस, ठीक है, एक्सरे फ्लोरेसेंस, ठीक है, XRF जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये एलिमेंटल एनालिसिस के लिए, ना कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये दोनों तो गए, तो ये गए, तो ये गए, ये गए, ये गए। तो हमारे बचा COD, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर दोनों पता रहेगा तो एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया। बट फिर भी हम जान जाते हैं कि क्या होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये क्या करता है, हाई रेजोल्यूशन इमेज निकालता है जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का। और एक्सरे डिफ्रैक्शन भी क्या करता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम इसको डिटरमाइन करते हैं कैसे, तो एक्सरे पास करते हैं एटॉमिक स्पेसेस का, क्रिस्टलाइन मटेरियल है उसके स्पेस से भी, स्पेस जो खाली जगह है उसके बीच से एक्सरे पास करते हैं और उसके आधार पर स्ट्रक्चर को एक्सरे डिफ्रैक्शन डिटरमाइन करता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, ये डिटेल्स है, यू कैन रीड। उसके बाद है फ्री एनर्जी वैल्यू ऑफ जीरो, ठीक है, फ्री एनर्जी वैल्यू ऑफ जीरो इंडिकेट, ये क्या कहता है कि फ्री एनर्जी अगर वैल्यू है, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है। तो हमें जानना है कि फ्री वैल्यू क्या इंडिकेट करता है। तो इसका आंसर तो सिंपल सा है, अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम स्टेट में, सिंपल सी बात है। ये गिव्स फ्री एनर्जी टॉपिक है, उसी से ये रिलेटेड है कि कोई नेट, कोई चेंज ही नहीं हुआ, नेट चेंज नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम स्टेट में, सिंपल सी बात है। उसके बाद स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो कब होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जब गिव्स एनर्जी निगेटिव होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन वो कब होता है, जब वो पॉजिटिव होता है। और उसके बाद नो रिएक्शन एट ऑल, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर होता है, मतलब डायनेमिक स्टेट में रिएक्शन हो रहा है बट फिर भी बराबर है, ठीक है। और जो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, ये स्टेट ऑफ, ये सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट भी होता है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब डिटेल्स है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लीस्ट ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, मतलब किसका सबसे कम है इन सबसे, मतलब होता सबसे है लेकिन सबसे कम कौन सा है, तो HCFCs, ठीक है। अब पढ़ेंगे, ये जैसे आया ना नेक्स्ट ईयर में, इसी से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लें तो नेक्स्ट ईयर इसी से आएगा, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरो, ठीक है, तो HCFCs है, ये सबसे कम, इनका पोटेंशियल इन चारों में सबसे कम ODP है। ODP मतलब ओजोन डिप्लीशन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। CFC11 का ज़्यादा है, हेलोन्स का भी ज़्यादा है, मिथाइल ब्रोमाइड का भी ज़्यादा है इन सबसे मुकाबले। ये सब दिया हुआ है, थोड़ा डिटेल यहाँ पे पूरा मैंने दे दिया कि अप्रोक्सीमेट ODP वैल्यू दिया हुआ है सबका, इसमें देख सकते हैं कि सबका कितने कितने, CFC के 1.0 है, हेलोन्स के 3 to 10 है। उसके बाद ऐसी देखिए 0.4 से 0.2 है। उसके बाद है डिफरेंस वैल्यूज ऑफ थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड एक्चुअल ऑक्सीजन डिमांड। तो पहले तो पता होना चाहिए कि दोनों होता क्या है। थियोरेटिकल मतलब कि कैलकुलेशन के कि हाँ इतना डिमांड चाहिए, एक्चुअल मतलब कि ओरिजिनल में कितना हो पा रहा है, ठीक है। थियोरेटिकल तो 100% दिखाएंगे लेकिन जरूरी नहीं है कि 100% होगा। तो ये क्या है कि ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए सब्सटेंस टू इस फाइनल और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट में जो चाहिए ऑक्सीजन को, उसको थियोरेटिकल बोलते हैं, कैलकुलेट करके हम निकाले। लेकिन जरूरी नहीं कि उतना ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा भी जरूरत हो या कम भी जरूरत हो। और एक्चुअल क्या है, तो वो एक्सपेरिमेंट जब हम किए और हमको जब पता चला कि कितना डिमांड है, वो क्या हो गया एक्चुअल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो TOD और COD की बात की गई है, सॉरी BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन। तो इसका, इसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद में पूछ रहा है डिफरेंस इन रेट ऑफ, ठीक है, रीएरेशन एंड डीऑक्सीजनेशन, कहाँ पे हम पाते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, कहाँ कहाँ पे।
ठीक है। ये डिफरेंस इन वैल्यू ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ, क्यों ऑब्जर्व किया जाता था, डिफरेंस क्यों ऑब्जर्व किया जाता। तो ये तो रिएक्शन प्रोसेस हुआ ऑक्सीजन ट्रांसफर करने का एटमोसफियर से वाटर में, और डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीजन खत्म होती है, ये तो कोई मतलब नहीं बना। उसके बाद है एडिशन ऑफ डेड सेल बायोम्स ऑफ बैक्टीरिया एज ए वेस्ट। तो ये जब हम ऐड करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, कन्वर्ट होता है टू बैक्टीरिया बायोमास, जो कि फुल्ली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये टीओडी और बीओडी में डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद आ गया बात एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट इन बैक्टीरियल टिश्यू, तो इससे भी नहीं उतना आता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन विच रेसिस्ट डिग्रेडेशन। ये सही बात है कि ह्यूमस एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है और ये जल्दी डिग्रेड नहीं होता, बायोडिग्रेड, ठीक है, मतलब होता है रिलेटिवली थोड़ा होता है। इसके कारण से हम तो मैथ्स में मतलब कॉपी में कैलकुलेट कर लिए थे टीओडी होगा इतना, बट एक्चुअल जब एक्सपेरिमेंट किए तो जोडी और टीओडी के बीच में डिफरेंस आ गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी ना, हाँ, बी और डी। थोड़ा बहुत डिटेल्स जो है दिए हुए। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्ले मिनरल्स सॉइल केमिस्ट्री इन सॉइल, क्ले मिनरल्स, ठीक है, से हमें देखना है वो क्या पूछा है, अप्रोप्रिएट ऐसे बताना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। क्ले मिनरल्स क्या होते हैं, तो हाइड्रेटेड अल्मोनियम, ठीक है, फिलोसिलिकेट्स होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं सॉइल के। पहला क्या है कि सम क्ले पार्टिकल्स आर टेक्निकली नॉट colloids yet they have colloids like properties। ये सही बात है, ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल साइज होता है 1 to 1000 नैनोमीटर, वो क्या करते हैं, कोलोइड्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, लाइक हाई सरफेस एरिया, सस्पेंशन, स्टेबिलिटी, ये सब। कुछ कुछ क्ले पार्टिकल्स इसके बाहर भी पाए जाते हैं इस रेंज के, फिर भी वो कोलोइड प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, तो ये सही बात है। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लैडर प्रेजेंट इन सॉइल। ये ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि कई तरह के होते हैं मिनरल्स, बट ऐसा कोई मतलब बीन्स रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से कह सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो बी गलत हुआ, तो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो आंसर हो गया हमारा ए और सी। ए और सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं ऑल टाइप्स ऑफ क्लेजर क्रिस्टलाइन नेचर, हाँ तो सही बात है, क्ले मिनरल्स का क्रिस्टलाइन नेचर ही होता है। और सॉइल ह्यूमस आर नॉट कंसिडर्ड एज कोलोइड्स, हाँ तो सॉइल ह्यूमस आर नॉट कंसिडर्ड कोलोइड्स, तो ये सही बात है। आगे जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल सिस्टम विथ लोएस्ट एंट्रोपी। ये सबसे कम एंट्रोपी किसका होता है। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी क्या है कि सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है। अगर कोई सॉलिड है बहुत स्टेबल है, ठीक है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका है, गैस का, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसऑर्डर है, यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ थोड़ा कम है। तो ये पूछा है कि लैंड इन मोनोकल्चर एग्रीकल्चर सस्टेन्ड बाय हाई एनर्जी इनपुट्स। सही बात है कि एक ही तरह का पौधा अगर हम लगाए हैं, ठीक है, सपोज मैंगो ट्री, पार्डन फॉर माई ड्राइंग, मैंगो ट्री, सारा मैंगो ट्री, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एक ही तरह का लगा है एक इस गिवन एरिया में, तो ये बहुत ही ऑर्डर्ड सिस्टम है, मतलब सारे में एक ही स्पीसीज, मतलब मैंगो में भी एक ही तरह के मैंगो लगा है। सपोज कौन सा मैंगो, मालदा मैंगो का नाम ले लें या फिर केसर मैंगो का नाम ले लें, जो भी पसंद हो आपको, एक ही जैसा है। उसके क्या है कि बायोडाइवर्सिटी लो है, तो लो बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या चाहिए, तो इसका इंट्रोपी भी लो होगा, मतलब ज्यादा डिसऑर्डर नहीं है, एक ही तरह के हैं तो ज्यादा डिसऑर्डर नहीं है, एक ही तरह के सब कुछ है, लेकिन इसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा हायर इनपुट चाहिए, एनर्जी इनपुट बहुत चाहिए, जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ताकि ये मेंटेन रह सके। इनका इंट्रोपी लो है, बट मेंटेन करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, तो ये
सही बात है। उसके आगे जैसे कि एक ही ऑप्शन, हाँ तो यही आंसर आ गया। दूसरा भी देख लेते हैं, सॉइल्स कंटेनिंग ए बैलेंस कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इनका सबसे पूछा लोएस्ट नहीं, इसमें हायर होता है, क्यों? कई सारे कम्युनिटी आ गए तो उसके कारण वहाँ पे इंट्रोपी हायर होगा। उसका CO2 कोल रिड्यूस टू CO2, नहीं नहीं, इनका कंबसन होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, इसके कारण इसका इंट्रोपी ज़्यादा होगा। ऑलरेडी D1 में ऑलरेडी केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत सारा, जिसके कारण इसका भी इंट्रोपी ज़्यादा होगा। तो पहला ही सही आंसर है। डिटेल्स यहाँ दिए हुए, थोड़ा फास्ट चलेंगे आई थिंक, बहुत काफ़ी धीरे जा रहे हैं। उसके बाद है स्टेटमेंट किसके बारे में, ऑर्गेनिक कार्बन एस्टिमेशन फॉलोइंग वॉकली एंड ब्लैक मेथड। ठीक है, वॉकले और ब्लैक मेथड के थ्रू हमें क्या करना है, स्टेटमेंट है ऑर्गेनिक कार्बन एस्टिमेशन का। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कार्बन एस्टिमेटेड बाय दिस मेथड एक्सक्लूड मोस्ट ऑफ द लेस एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर, तो ये बिल्कुल सही बात है। 100% टोटल ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक कार्बन ऑक्सीडाइज इन दिस मेथड, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये गलत बात है। उसके बाद है while organic matter percentage can be calculated by multiplying estimated organic by organic carbon percentage by 1.724, हाँ ये सही बात है, ये गलत हो गया, ये सही बात। अच्छा बी भी गलत होगा, ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, अच्छा आंसर आ जाता है। जैसे बी भी पता है कि 100% नहीं होता है, ठीक है, तो भी ये, क्योंकि वॉकली ब्लैक मेथड इन्वॉल्व क्या करता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, तो 100% नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, K2SO4 और H2SO4 आर यूज्ड एज रिएजेंट्स ना, ठीक है, ये नहीं होता है। कौन से होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये गलत है, ये तो सही था, ये गलत है, इसी कारण से ये गलत हो गया। तो आंसर कौन सा सही होगा, और सी। उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन एक्सप्रेस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या एक्सप्रेस करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कौन से किस चीज का लॉ कंजर्व करने की बात करता है कंटिन्यूटी एक्सप्रेशन। तो पहले जानते हैं कंटिन्यूटी एक्सप्रेशन क्या है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है फ्लूइड डायनेमिक्स में जो डिस्क्राइब करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सम क्वांटिटी, उसको ये कहता है। वो लॉ ऑफ किस एक्सप्रेसेस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को करता है। ठीक है, ये मैथमेटिकली इस जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको कंटिन्यूटी एक्सप्रेशन दिखाता है, मोमेंटम को नहीं। ठीक है, वो क्या है, वो फ्लूइड के लिए है। ठीक है, लेकिन जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो फोकस करता है मास। इंट्रॉपी क्या है, सभी जानते हैं, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। और एनर्जी पता है, एनर्जी तो उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, ये डिटेल्स। उसके आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो इसके बारे में, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि क्यों इनकरेक्ट है पहला ही, डिकम्पोजिशन में ऑक्सीडाइजेशन रिड्यूस, हाँ ये सही बात है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन या समटाइम्स कैसेज फायर, हाँ पहला क्यों गलत है, क्योंकि इसमें जो, ठीक है, ऑल कार्बन इन वन ऑक्साइड इज फॉल्स। ठीक है, ये जो है ऑल कार्बन इज ऑक्सीडाइज, ये जो सम कार्बन, ठीक है, और कुछ रिड्यूस होगा, ये सही है, तो ये गलत होगा, तो वही आंसर ही है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, तो हेवी मेटल्स आर रिटेन इन ट्रायल स्लज बाई, हेवी मेटल्स किसके द्वारा रिटेन किए जाते हैं, हेवी मेटल्स वो होते हैं जिनका की डेंसिटी हाई होता है, एटॉमिक वेट्स
और टॉक्सिक भी होते हैं ह्यूमन के लिए और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। हेवी मेटल्स आर रिटेन बाय कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूनिक सब्सटेंस इन ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, प्रिसिपिटेशन, रिएक्शन, ठीक। ये किसके होता है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के थ्रू नीचे आके सारे हो जाते हैं, ठीक है। इंसॉल्युबल होते हैं सॉइल में, तो उनकी मोबिलिटी कम होती है, तो नीचे आके प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। आगे उसके बाद क्या है, दो स्टेटमेंट दिए हैं। असर्शन, असर्शन रीजन, एक्टिव इंग्रेडिएंट इज मोस्ट इन मोस्ट पेस्टिसाइड इज ऑर्गेनिक क्लोरीन कंपाउंड। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है मोस्ट पेस्टिसाइड में ऑर्गेनिक क्लोरीन कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनो क्लोरीन्स हैव लो solubility in water, high solubility in hydrocarbon environment and have relatively high toxicity to insects and low toxicity to humans, ठीक है। तो ये सही बात है। तो आर रीजन सही है, ठीक है, कि लो solubility होता है वाटर का, हाई solubility होता है, ठीक है, और बहुत सारे टॉक्सिक भी होते हैं। बट ये एक्टिव इंग्रेडिएंट मोस्ट पेस्टिसाइड इन ऑर्गेनिक क्लोरीन, ये गलत बात है। इसका कौन सा होता है? ए इज फॉल्स और इज ट्रू। उसके बाद है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज फॉर सिक्वेंशियल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम कोर्सर टू फाइनर ग्रेन। तो सबका यूज करते हैं, डिपेंड अपॉन हमें कितना फाइन जाता है, ठीक है। अल्ट्रा फिल्टर माइक्रो भी होता है, नैनो भी होता है, रिवर्स होता है। कहाँ से? ए बी सी डी, यहाँ सब। अब जो माइक्रो फिल्ट्रेशन होता है वो 0.1 से वो 10 को यूज में होता है, ठीक है। अच्छा सीक्वेंस पूछा था ना, हाँ। और ये कितना होता है? 0.001 से 0.1 न्यू टन। और ये होता है 0.001 से 0.01, ठीक है। और फिर जो आर ओ होता है तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को फिल्टर करता है। तो ये हो गया बड़ा, उससे छोटे को फिल्टर, उससे छोटे, उससे भी छोटा। ए बी सी डी फोर्सेस तो फाइनल पूछा ना, सही है, यहाँ पे दिया हुआ है। उसका बाद स्टेटमेंट आ गया 1। ये भी स्टेटमेंट बनता है, की टू नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रक्रिया विच इज एबिलिटी टू फिक्स N2 और combined gases N2 with hydrogen to form, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन साइक्लिंग इंक्लूड्स फिक्सेशन ऑफ मॉलिक्यूलर टू अमोनिया टू नाइट्रेट ओनली, इट डज नॉट इंक्लूड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। ये गलत बात है, डीनाइट्रिफिकेशन होकर वापस से नाइट्रोजन नहीं जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है, स्टेटमेंट 1 सही। तो फिर क्या ही मतलब, फिर कैसे साइकिल घूमेगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3, ये पहला सही है और दूसरा गलत है। आगे चलते हैं। ये मतलब बेसिक सा है, बट इसमें टेंशन नहीं है। जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स यूज होते हैं, ठीक है, मोनिफिकेशन के, नाइट्रिफिकेशन के, तो वो जब डिटेल लेंगे ना साइकिल का, तो वो सबका चार्ट ही दे देंगे सीधा। आगे चलते हैं। ये हेलोन्स है। हेलोन्स के बारे में, यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर आर ब्रोमाइन containing हाइड्रोजन फ्री सब्सटेंसेज हैं और इन्वॉल्व इन कैटालिटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। पहला बात ये हो गया। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, यूज ऑफ CFC was globally replaced by HFCs followed by halogens after Kyoto Protocol। तो हमें नहीं लगता कि एच एच HFC के बाद HCFC आए थे, आई थिंक सो। नहीं नहीं, हाँ एच, ये तो सही है। और हेलोन्स एंड फॉलोड बाय हेलोन्स आफ्टर क्योटो प्रोटोकॉल। बट क्योटो प्रोटोकॉल में अगर हम याद करें तो हेलोन्स का शायद जिक्र नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से ये तो गलत होना चाहिए, ठीक है।
तो देख लेते हैं। तो ये तो केमिकल कंपाउंड्स हो गए हेलोन्स, जिसमें कि ब्रोमाइन, फ्लोरीन, कार्बन ये सब होते हैं, ये तो सही बात है। और CFCs हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए सबसे, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गए। तो क्योटो प्रोटोकॉल में तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आया, उसके बाद आया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हेलोन्स को फेज आउट सेपरेटली किया गया, वो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए 1 2 है, दूसरा गलत है। उसके बाद आ गया 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन डर्टी ओजोन्स, लिस्ट ऑफ POPs are formed as a product as a byproduct of other compounds not applied direct, तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में नहीं अप्लाई किया जाते, लेकिन दूसरे के प्रोडक्ट के कौन कौन से इसमें से। तो EG तो डायरेक्टली अप्लाई होता है, ये भी डायरेक्टली हेक्साक्लोरोबेंजीन अप्लाई होता है, ठीक है। फ्यूरांस नहीं, फ्यूरांस नहीं होता, वो बाई प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के। डाइऑक्सिन भी बाई प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के। और हेप्टाक्लोर, ठीक है, ये इंसेक्टिसाइड है, ये तो डायरेक्ट यूज होता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी और डी, बी और डी। मतलब ये हमें पता है कि ये डायरेक्ट अप्लाई होता है, और क्या पूछा, नॉट अप्लाई डायरेक्टली, तो DDT अगर है तो ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, तो BD और C बचता था। तो हमें अगर हेप्टाक्लोर भी पता है कि ये इंसेक्टिसाइड है, ये खत्म हो जाता है, तो बी और डी आंसर रहता है। ताकि कुछ दो तीन भी चीज पता है तो यू कैन कम टू द आंसर। ये पूरा लिस्ट दी हुई है, ठीक है। इसके पहले मैंने थोड़े थोड़े डिटेल सोल्यूशन दिए हैं सब पे, यू कैन पॉज इट, रीड इट और नोट इट डाउन। उसके बाद है एल्ड्री, तो ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। आई हैव गिवन हियर द लिस्ट, ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स हैं, व्हाट कैटेगरी दे बिलोंग, कॉमन यूज क्या है, एंड नोटेबल हैजार्डस एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। जैसे डाइऑक्सिन है, ठीक है ना, बाई प्रोडक्ट है, इंसेक्टिसाइड है, हेप्टाक्लोर, DDT प्राइमरी मॉस्किटो एग्रीकल्चर में यूज होता है। फ्यूरांस क्या है ना, इंटेंसली इंटेंशनली इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये आते हैं, मिलते हैं, उसके आगे चलते हैं। अब आ गया AAS, एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब क्या क्या करेक्ट है इसके लिए पूछा है। तो AS किस लिए यूज होता है, डिटेक्ट करने के लिए। तो AS है डिटेक्ट करने के लिए वन एलिमेंट एट ए टाइम, बिकॉज क्यों, क्योंकि वो लाइट सोर्स का उसमें होता है, एक एलिमेंट को एक बार में, ठीक है। एनालाइज, तो ये सही बात हो गया। तो जहाँ पे ए नहीं है वो गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, ए चाहिए थे। उसका कहते हैं इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ, बेयर्स लैम्बर्ट लॉ पे ये काम करता है, बिल्कुल सही बात है। तो जहाँ जहाँ अच्छा ई सब में है, ठीक है। इट कैन एनालाइज आर्सेनिक इन हाइड्राइड फॉर्म, ठीक है, इट कैन एनालाइज आर्सेनिक इन हाइड्राइड फॉर्म, ठीक है। तो ये सही बात है, इसके लिए यूज होता है। उसका इट कैन एनालाइज मरकरी इन वेपर फेज, सही बात है, ये कर सकता है। इट है लो लीनियर डायनेमिक रेंज, ये भी सही बात है। तो कौन सा आंसर सही होगा, ABCD, मतलब सब सही है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका मैं बहुत बेहतरीन नोट्स दूंगा एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प, कि उसके बाद जरूरत नहीं है कहीं और से करने का, जस्ट वेट फॉर इट। पहले जान लें कि पूछता क्या क्या है, ये आ गया। उसके बाद है BOD टेस्ट के बारे में, यूज टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, वेस्ट वाटर, सही बात है। उसके बाद है डिटरमाइन साइज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी, सही बात है। अगर पता नहीं रहेगा कि जब BOD करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना बड़ा रखना है हमें, नहीं तो फिर क्या ही मतलब, ये भी सही बात है।
ऑर्गेनिक लोड तो पता होना चाहिए, ये तो इससे हो गया। डिजाइन पैरामीटर इससे पता चल गया। फिर एसेस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस। सही बात है कि बीओडी करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना अच्छे से वो काम कर रहा नहीं कर रहा। और कंप्लायंस के लिए कि भाई कानून की लीगल लिमिट्स में काम कर रहा है कि नहीं, कितना बीओडी होना चाहिए जो हम डिस्चार्ज कर रहा है, इन्वायरमेंटल डिस्चार्ज, और कितना है उसके बीच का, तो इसी के थ्रू पता चलेगा। तो इसमें सब चाहिए, सबके लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे बीओडी का एक पैरामीटर दिया है 1 to 2 है, तो वेरी गुड है। 3 to 5 में मॉडरेटली पुअर है, और 100 और ये तो बहुत खराब है। मोस्टली हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द रिवर्स लेक्स पॉन्ड्स का यही है। अब बात आते हैं स्पीसीज है, उसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, आर्सेनेट, रेड लेड, व्हाइट लेड, आर्सेनाइट। तो ये इससे कौन सा मिला हुआ है। ठीक, इससे क्या क्या मिला हुआ। आर्सेनेट का फॉर्मूला हो गया AsO4 3 माइनस, हाँ ये ना, हाँ। और रेड लेड का फॉर्मूला हो गया P3O4। व्हाइट लेड का यही आएगा, और आर्सेनाइट का ये आएगा। तो आंसर हो गया ये आर्सेनेट। ठीक है, आर्सेनिक होते हैं, व्हाइट लेड का हो गया बेस, रेड लेड भी हो गया लेड टेट्रो ऑक्साइड। उसके बाद बाकी जो एलिमेंट्स है आर्सेनिक के, कॉमन मिनरल्स क्या है और उनके केमिकल फॉर्मूला क्या है दे दिया है। जरूरी नहीं कि आर्सेनिक पूछा ना, ये सब हेवी मेटल्स या मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो आर्सेनिक पूछा है, हो सकता है कैडमियम पूछते, पता होना चाहिए कि उसको ग्रीनोक्राइट बोलते हैं, क्रोमियम किसे क्रोमाइड बोलते हैं, कोबाल्ट का पूछते, आयरन का पूछते। आयरन का तो नहीं पूछेगा, जैसे लेड का पूछ लिया, व्हाइट लेड, रेड लेड। फिर मरकरी का पूछ लेता, सीनावार पूछ सकता है, एच होगा सीनावार का एच, कालोमेल का He2Cl2। ऐसे ही यूरेनियम का पूछ सकता है। ठीक है, यूरेनियम का क्या होगा, पिच ब्लेंड होता है, कैरोटाइट होता है। ये किसी एग्जाम में आया है, या फिर यूजीसी है, इसी तरह किसी एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है, स्टैंडर्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट इज परफॉर्म इन 300 ml BOD बॉटल एट कितने पे, तो 20 डिग्री पे एट डिग्री। तो पता है बेसिक, ये 20 डिग्री क्यों करते हैं, क्योंकि जो कॉमन नेचुरल वाटर टेम्परेचर है, ठीक है, वो है। और एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि भाई यही रखना है, ये अलग अलग जो वेरिएशन अलग लगना है। उसके बाद फाइब्रेज क्यों किया गया, तो फाइब्रेज एक कॉम्प्रोमाइज है, ये सफिशिएंट ऑक्सीजन कैप्चरिंग और क्रिटिकल टाइम कांस्टेंट फॉर रूटीन टेस्टिंग। अब इसको 50 दिन कर देंगे तो फिर बहुत समय हो गया ना। तो एक बनाया गया कि नहीं भाई 5 दिन का एक स्टैंडर्ड बनाया गया, यही करना है। उसके आगे सवाल है कि फॉस्फोरस साइकिल से। ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल से सवाल है हमारे। सॉरी, phosphorus cycle begins when phosphorus compound leaks from rocks and minerals over long period of time। क्या ये सही बात है, कैसा होता है। तो बिल्कुल सही बात है। Phosphorus mainly takes up producer organisms into organic form। तो नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, ये हमारा फॉस्फोरस साइकिल।
उसके बाद है क्लोरीन केमिस्ट्री से, विच ऑफ द फॉल इज कैटालिटिक इनएक्टिव और रिजर्वायर मॉलिक्यूल कंटेनिंग क्लोरीन इन एटमॉस्फेयर। इसका आंसर है ClO ठीक है। क्यों? क्योंकि ये HOCl जो है और ClO ये बहुत ही रिएक्टिव है, ये रिजर्वायर की तरह काम नहीं कर सकता। और Cl2 तो मॉलिकुलर क्लोरीन है, तो ये क्या होता है कि जब इस पे क्या होता है फोटलाइज हो जाता है और Cl में टूट जाता है और फिर वो O3 जो O के साथ ClO बना लेता है। O3 जो डिसोसिएट होता है उसके साथ ये कंबाइन कर लेता है। उसके बाद इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, ये गिब्स फ्री एनर्जी से है, ठीक है, अच्छी बात है, गिब्स फ्री एनर्जी से है। देखिए अब पहले जो हम पढ़े थे कहाँ आएगा, फॉर ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम केमिकल, ये दूसरी ये सवाल आया है ये 2 साल बाद। केमिकल पोटेंशियल इज सेम इन ऑल फेजेस, फॉर ए सिस्टम इक्विलिब्रियम केमिकल पोटेंशियल इज सेम इन ऑल फेजेस, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर पहले पढ़ते गिब्स एनर्जी चेंज इज जीरो एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये बात है। गिब्स एनर्जी चेंज इज पॉजिटिव फॉर रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियसली, नहीं, निगेटिव होना चाहिए, ये गलत है, हमारा आंसर आ गया ये। उसके बाद है चेंज इन गिब्स एनर्जी विल बिकम डेल्टा जी विल बिकम मोर नेगेटिव विद इंक्रीज टेम्परेचर, ये भी सही बात है। उसके बाद है इलाइट, वैसे ये इन्वायरमेंटल जियो साइंसेस का, बट इस दोनों से ऐसे कंबाइंड है तो ठीक है मिलेगी। इलाइट्स कंटेन इंटरलेयर कैटायंस ऑफ, कौन कौन से इसमें कैटायन होता है, तो इसमें कैटायन किसका होता है, तो पोटेशियम का के, ठीक है। तो इलाइट क्या होते हैं, नॉन एक्सपेंडिंग क्ले मिनरल होते हैं, इलाइट नॉन एक्सपेंडिंग क्ले मिनरल होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टेबलाइज बाय इंटरलेयर ऑफ कैटायंस, लेयर्स होते हैं कैटायंस के, उसके थ्रू ये मेंटेन करते हैं। सोडियम क्यों नहीं हो गया, क्योंकि ये स्वेलिंग के लिए कॉमन स्वेलिंग के में होता है। मैग्नीशियम आयरन क्या हो गया, ठीक है, ये इसमें कुछ कुछ होते हैं बट ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इंटरलेयर कैटायंस फॉर इलाइट के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम। वो डिटेल्स दिए, हाँ सबके दिए हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक फर्स्ट पार्ट यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद बाकी क्वेश्चंस करेंगे, ऑलमोस्ट 3 पार्ट लग जाएंगे इसको करने में, ठीक है। फिर थैंक यू। और अब बता सकते हैं कि किस तरह से करें इसको, कि सिर्फ आंसर पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा कोई मतलब क्यूज कराने का ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस का ये इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर और ये होगा, ठीक है, ये तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। मेरा ये कि कर रहे हैं तो जाने कि ये आंसर क्यों होगा और बाकी क्यों नहीं होगा, और उससे रिलेटेड डिटेल्स, बाकी जो ऑप्शंस दिए सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल, सो दैट कि नेक्स्ट साइकिल में हम इस इंफॉर्मेशन का उपयोग कर सकें आंसर तक पहुंचने में, ठीक है। एक तरह से ये कुछ नया चीज जान भी जाएंगे, और एक तरह से मोस्टली ये ज़्यादा हेल्पफुल है जो पढ़ चुके हैं उनके लिए, जो नहीं पहली बार कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा बेस्ट है जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो और दिमाग में रखें कि क्या क्या आता है। सिलेबस जो बताया, तो सिलेबस में जो पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे टॉपिक का नाम लिखा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के सवाल आते हैं, बस वो जानने के लिए आप इसको देखें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है, अच्छे से हेल्थ को मैनेज करके रखें, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी लोगों में बातें बताएं। और ये है टेलीग्राम, यहाँ पे मटेरियल जो भी होगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक से अपलोड करना शुरू करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर, थैंक यू।